नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं गरिमा सिंह। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं अर्जुन राम मेघवाल के पास, क्या कुछ कह रहे हैं। तेजी से बढ़ सकता है, जैसे डीबीटी। तो डिजिटल लिटरेसी अगर बढ़ती है तो गांव का आदमी अपने मोबाइल से देख सकता है कि किसान सम्मान निधि का पैसा मुझे मिला या नहीं मिला, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मेरे पास आया कि नहीं आया मेरे खाते में। तो डिजिटल लिटरेसी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसकी जानकारी दें सांसदगण। ये दो कार्यकर्ता भी दें, सांसद उस क्षेत्र का नेता है इसलिए उसको लीड करे कार्यक्रम को। खेल प्रतियोगिता भी हो सकती है, जो स्थानीय खेल है गांव में, उसकी प्रतियोगिता करके भी आजादी के 75 साल के इस फंक्शन को मनाया जा सकता है। स्वच्छता का कार्यक्रम हाथ में लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि देश की आजादी के दौरान लोग देश को आजाद कराने के लिए लड़े, शहीद हुए, लेकिन हमें जनता को यह समझाना है कि क्या हम देश के लिए जी सकते हैं क्या। ये भाव लेकर के हमें जनता के बीच में जाना है। आंदोलन होना है और ये जन आंदोलन होना है। ये जो आजादी का अमृत महोत्सव है, ये काली सरकारी कार्यक्रम नहीं, केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये जन आंदोलन के रूप में इसको जन भागीदारी के साथ इसको विकसित करना है। ये भाव आज प्रकट किए प्रधानमंत्री जी ने। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। तो बीजेपी संसदीय दल की आज मीटिंग हुई है और अर्जुन राम मेघवाल, जो कि एमओएस हैं, मेंबर ऑफ माफ कीजिएगा मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स के, उन्होंने तमाम चीजें ये साझा की हैं कि प्रधानमंत्री ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में कौन कौन सा संदेश दिया है और कैसे सांसदों को कह दिया गया है कि लोगों तक पहुंचना है, देश की बेहतरी के लिए जो काम हुए हैं उन्हें कैसे अपने अपने क्षेत्र के लोगों तक पहुंचाना है। तो आज सुबह बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई है और इसमें तमाम सांसदों को अलग अलग तौर पर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो कही गई है वो ये कहा गया है कि गांव में 75 घंटे तक सांसदों को रुकना है। देश की भलाई के लिए जो भी कदम सरकार की तरफ से उठाए गए हैं वो लोगों तक पहुंचाने हैं, देश की उपलब्धियां लोगों तक पहुंचानी है। ये महत्वपूर्ण बैठक हुई है बीजेपी संसदीय दल की, जिसमें तमाम सांसद मौजूद रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये महत्वपूर्ण निर्देश तमाम सांसदों को दिया गया। ब्रजेश श्रीवास्तव इस समय मेरे साथ जुड़ गए हैं, हम उनका रुख कर लें। ब्रजेश, कौन कौन से महत्वपूर्ण निर्देश इसके अलावा दिए गए हैं जो हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी मीटिंग ये नहीं हुई, लेकिन वाकई अब क्योंकि चुनाव नजदीक है उत्तर प्रदेश में और इसके मद्देनजर सांसदों को भी साफ तौर पर बहुत सारे निर्देश दिए गए हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार चाहे वो जो है किसान आंदोलन की बात हो या पेगासस जासूसी कांड का मुद्दा हो, संसद नहीं चल पा रही है। संसद में लगातार गतिरोध बरकरार है। जैसे संसद शुरू होती है वैसे विपक्ष का हंगामा शुरू हो जाता है और संसद को एडजर्न करना पड़ता है। इसी को लेकर के पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो अहम बैठक हुई, इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर सभी सांसदों से कहा है कि देखिए, आपको जनता के बीच में जाना है और जनता को ये बताना है कि कैसे कांग्रेस सहित समूचा विपक्ष जो है जो जनता के पैसों से जो संसद चलती है उसे नहीं चलने दे रहा है, किस तरीके से जनहित के मुद्दे नहीं उठाने दे रहा है, कैसे यहां पर जो है संसद में गतिरोध कायम है और वो गतिरोध के पीछे वजह क्या है ये भी बताना बेहद जरूरी है। और इसीलिए अब प्रधानमंत्री ने जो है सभी सांसदों को कहा है कि आप लोग अपने अपने संसदीय क्षेत्र में जाइए और कम से कम दिया गया है कि अपने अपने संसदीय क्षेत्र में जाएं और कम से कम 75 घंटे वहां पर बिताएं। बहुत शुक्रिया ब्रजेश आपका। पढ़ेंगे लखनऊ से अगली खबर है। दरअसल उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है और ये भी आपको बता दें कि 4700 एम्बुलेंस का संचालन ठप है। लगातार ये एम्बुलेंस की हड़ताल जारी है। तकरीबन 5000 एम्बुलेंस का संचालन ठप हो चुका है। सिर्फ इमरजेंसी सेवा के मरीजों को हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है और मिशन निदेशक से बातचीत के बाद हो सकता है आज आगे की रणनीति बन पाए। लेकिन प्रदेश में मरीजों का बुरा हाल है, लोग परेशान हैं। सारी एम्बुलेंसेस को आप खड़े हुए देख सकते हैं। 4700 के आसपास ये एम्बुलेंस हैं जिन्हें रोक दिया गया है। तो सिर्फ इमरजेंसी सेवा के मरीजों को हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है
और हो सकता है कि जो मिशन निदेशक हैं, मिशन डायरेक्टर हैं, उनसे बातचीत के बाद आगे क्या हो सकता है, कैसे ये स्थितियां बहाल हो सकती हैं, ठीक हो सकती हैं, इस पर बातचीत के बाद रणनीति बन पाए। दरअसल एएलएस कर्मियों के समायोजन की भी मांग है और इसके अलावा कुछ और मांगे हैं जिनको लेकर यह हड़ताल चल रही है। कल पूरा दिन हड़ताल रही और आज भी ये हड़ताल जारी है। तो अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि अगर 4700 एम्बुलेंसेज की सेवाएं ठप हैं तो सोचिए जरा कि जो मेडिकल व्यवस्था है वो किस तरीके से चरमराई हुई होगी। और इसीलिए उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द निदेशक से बातचीत हो और उसके बाद तमाम चीजें बहाल हो पाएं। और अगली खबर है राजधानी लखनऊ से, जहां पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत एक बड़ी कार्रवाई की है। एक तरीके से माना जाए कि बड़ी कार्रवाई इस अंदाज में है कि अजमत अली जो अपराधी है उस पर यह कार्रवाई हुई है। अजमत अली और उसके बेटे मोहम्मद अली पर शिकंजा कसा गया है। 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क हुई है। लखनऊ पुलिस की यह गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई। अजमत अली और उसके बेटे मोहम्मद अली पर शिकंजा कसा गया है। तो लखनऊ पुलिस की गैंगस्टर एक्ट के तहत यह बड़ी कार्रवाई। अजमत अली और उसके बेटे मोहम्मद अली पर शिकंजा कसा गया है। आपको यह भी हम बता दें कि 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति कुर्क हुई है। दरअसल अजमत अली की 2 अरब 54 करोड़ 45 लाख 2,951 रुपए की संपत्ति कुर्क हुई है, जबकि मोहम्मद इकबाल की 77 लाख 35,530 रुपए की संपत्ति भी इसमें शामिल है। इसमें मेडिकल कॉलेज और मकान शामिल है। मोहम्मद इकबाल सपा की सरकार में राज्य मंत्री भी रह चुका है। कार्रवाई के दौरान पुलिस फोर्स के साथ आला अधिकारी मौजूद रहे। और ये भी आपको बता दें कि दोनों की जिन संपत्तियों को जब्त किया गया है उसमें कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड हॉस्पिटल, हॉस्टल, पीजी इंस्टीट्यूट, इसके अलावा अलीनगर में जमीन शामिल है। और ये भी आपको बताएं कि पुलिस ने कई लग्जरी वाहनों को भी जब्त किया है, जिसमें एक बस, क्वालिस कार, इनोवा, फॉर्च्यूनर, ऑडी शामिल है। नीलेश चौहान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, इस एक्शन के बाद, इस ऑपरेशन के बाद क्या और ताजा अपडेट और कैसे ये पूरा ऑपरेशन अंजाम दिया गया, कैसे ये तमाम चीजें अंजाम दी गई? नीलेश, सुन पा रहे हैं आप आवाज मेरी? लखनऊ पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही थी। जांच पड़ताल करने के बाद एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जिसमें अजमत अली की जो संपत्ति थी मिली, जिसमें अजमत अली की जो संपत्ति थी 2 अरब 54 करोड़ 2 लाख 291 रुपए की जो कुर्क करने की संपत्ति की कार्रवाई की गई, वो अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि लगातार इनके ऊपर तमाम मुकदमे मड़ियाओं में दर्ज थे, जिसमें इनके ऊपर सरकारी जमीन को कब्जा करने के मुकदमे दर्ज थे, अपराधी रूप से संपत्ति को अर्जित करने के इनके ऊपर मामले दर्ज थे। जिसके बाद कल एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जिसमें इनकी लग्जरी गाड़ियों की अगर हम बात करें तो 2 करोड़ से ज्यादा रुपए की कीमत की इनके पास से गाड़ियां बरामद हुई। वहीं कैरियर इंस्टीट्यूट की बात करें, कैरियर डेंटल कॉलेज की बात करें, कैरियर बॉयज हॉस्टल की बात करें, कैरियर कंपाउंड की बात करें, कैरियर मेडिकल स्टोर की बात करें, इन तमाम संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की गई है। क्योंकि जो संपत्ति इन लोगों ने बनाई थी वो कहीं ना कहीं या तो सरकारी जमीनों पर बनाई गई थी या फिर अपराध की दुनिया से कमाया गया पैसा जो इन संपत्तियों में लगाया गया था, जिसके बाद इनके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। उसके अलावा अगर हम मोहम्मद इकबाल की बात करें तो समाजवादी पार्टी सरकार में ये दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे। उसी दौरान तमाम सरकारी जमीनों पर इन्होंने कब्जा किया था, जिसमें चक्रोड़ थे। उसके अलावा जो ग्राम समाज की खाली पड़ी जमीनें थी वहां पर इन्होंने निशाना बनाया और इंस्टीट्यूट बनाकर खड़ा कर दिया। उसके अलावा 2 मंजिला इमारत को भी इनकी सील किया गया है, जिसकी संपत्ति को भी कुर्क किया गया है। तो कहीं ना कहीं राजधानी पुलिस के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आने वाले दिनों में और भी जो भूमाफिया है उत्तर प्रदेश के अंदर या राजधानी के अंदर, उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई देखने को मिलेगी। फिलहाल अजमत अली और मोहम्मद इकबाल के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जिसमें 2 अरब 94 करोड़ 2 लाख 251 रुपए की जो कार्रवाई कुर्क करने की गई है, वो अपने आप में एक बड़ी धनराशि हो जाती है। निश्चित तौर पर बड़ी धनराशि है नीलेश, लेकिन ये भी हमें बताएं कि गैंगस्टर एक्ट के तहत जो ये कार्रवाई हुई है, क्या इन दोनों को कस्टडी में लिया गया है, अरेस्ट किया गया है, या फिर सिर्फ अभी संपत्ति कुर्क हुई है?
देखिए अभी तक की अगर हम अपडेट की बात करें तो साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि इनकी संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई अभी तक की गई। इनके पास से ऑडी, BMW, उसके अलावा तमाम बसें हैं और तमाम वाहन है जो जब्त करके मड़ियाव थाने पर सील कर दिए गए हैं। उसके अलावा इनको गिरफ्तार करने की भी कार्रवाई आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति है उसी के तहत अजमत अली और मोहम्मद इकबाल के ऊपर बड़ी कार्रवाई की गई है। मोहम्मद इकबाल की अगर हम बात करें तो 73 लाख रुपए की संपत्ति उनकी जब्त की गई है। जो बची हुई जो संपत्ति है 2 अरब और कुछ पैसे की वो अजमत अली की जब्त की गई है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी कार्रवाई है क्योंकि लगातार इनके ऊपर तमाम शिकायतें थी, तमाम ग्रामीणों की शिकायतें थी कि ग्राम समाज की जमीन पर इन्होंने कब्जा करके इंस्टीट्यूट बनाया, बॉयज हॉस्टल बनाया, उसके बाद वहां पर मेडिकल कॉलेज खोल दिया। तो उन तमाम संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की गई है। लगातार इनके ऊपर अगर हम मुकदमों की संख्या की बात करें तो दर्जनों मुकदमे दर्ज थे, जिसमें गैंगस्टर, सरकारी जमीन को कब्जा करना, आपराधिक मुकदमे, इन तमाम मुकदमों को देखते हुए लगातार इनको नोटिसें दी जा रही थी कि या तो आप अपनी संपत्तियों का ब्यौरा दे दें या तो आपकी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया नीलेश आपका। नजर आप बनाए रखें, गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई हुई है। नजर आप बनाए रखें, आगे अपडेट्स के लिए आपके पास लौटते रहेंगे। अगली खबर है प्रयागराज से, जहां पर जहरीली कोल्ड ड्रिंक का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चलता हुआ दिख रहा है। ड्रिंक सप्लायर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको ये भी हम बताएं कि आरोप इस तरीके के भी हैं कि एक्सपायरी डेट मिटाकर कोल्ड ड्रिंक्स बेची जा रही हैं। बड़ी खबर, मल्टी लेवल पार्किंग में एक्सपायरी डेट मिटाने का ये गोरख धंधा चल रहा है। तस्वीरें आपके सामने, ये वही मल्टी लेवल पार्किंग है। सिविल लाइंस पुलिस चौकी से 200 मीटर की दूरी पर ये मल्टी लेवल पार्किंग बताई जा रही है। और आपको ये भी हम बताएं कि एक्सपायरी डेट हटाते हुए लोग कैमरे में भी कैद हुए हैं। एजेंसी की मिलीभगत से सुपरवाइजर एक्सपायरी डेट हटाकर दुकानों पर इस खेप को सप्लाई किया करता था। आलोक मालवीय इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, निश्चित तौर पर ये लोगों के स्वास्थ्य के साथ बड़ा खिलवाड़ है। हालांकि पकड़ा गया है पूरा रैकेट, लेकिन ये चल कितने दिनों से रहा था और क्या कहना इस पर प्रशासन का और पुलिस का? जी देखिए, जिस तरह से कोल्ड ड्रिंक को जहरीली बनाकर उसकी सप्लाई की जा रही थी, मोटा मुनाफा कमाने के लिए मुनाफाखोर ऐसा काम कर रहे थे। इसका वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है तो उसको लेकर पुलिस सतर्क हो गई है और इन मुनाफाखोरों की तलाश पर जुट गई है। एक्सपायरी डेट को मिटाकर जो सामान बेचा जाता है उसका कड़ा कानून है और इस कानून के तहत पुलिस कार्रवाई करने की बात कर रही है। हालांकि अभी तक किसी भी व्यक्ति को पकड़ा नहीं जा सका है। एक्सपायरी डेट को लेकर बड़े कड़े कानूनों के तहत इन लोगों को ये भी पता है कि बड़ा हम लोगों के ऊपर कार्रवाई हो सकती है। इसके बाद भी बड़ा मुनाफा कमाने के लिए मुनाफाखोर 2019 की कोल्ड ड्रिंक का लेवल मिटाकर उसे अभी सप्लाई कर रहे थे। क्योंकि इस समय गर्मी का दिन है, लोग गर्मी से बेतहाशा परेशान होकर कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान में जाते हैं और तुरंत उसे लेकर पीने लगते हैं। तो न्यूज वन इंडिया यह भी कहता है कि अगर आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, कोई भी सामान खा रहे हैं, तो उसकी एक्सपायरी डेट अवश्य देखें और अगर एक्सपायरी डेट नहीं मिलती तो प्रशासन को तुरंत सूचित करें, जिससे अन्य लोगों की जान भी बचाई जा सके और उनकी जान के साथ खिलवाड़ न हो। जी निश्चित तौर पर आलोक, ये गंभीर मसला है। हालांकि कार्रवाई हुई है, इसके बाद थोड़ी राहत महसूस की जा सकती है कि कम से कम ये गिरोह अब आगे इस तरह की तमाम हरकतें नहीं कर पाएगा। लेकिन हो सकता है कि ऐसे और भी गिरोह इलाके में सक्रिय हों, उन पर भी नजर रखनी जरूरी है, ताकि लोग वैसे ही कोरोना से परेशान हैं, वैसे ही देश में हाहाकार है और ऊपर से अगर इस तरह की चीजें होंगी तो लोगों का स्वास्थ्य वाकई संकट में। बहुत शुक्रिया आलोक आपका इस बातचीत के लिए। तो एक्सपायरी डेट हटाकर कोल्ड ड्रिंक बेचता था ये गिरोह, जिस पर कार्रवाई हुई है। अगली खबर हरदोई जिले के टंडियावा थाना इलाके से है, जहां 2 अलग अलग जगहों से शराबी पुलिसकर्मियों का वीडियो वायरल हो रहा है। दोनों वीडियोज हम आपको दिखाएंगे। दरअसल इस वीडियो में खाकीधारी शराब के नशे में धुत होकर सड़क पर बैठे हुए हैं और जाहिर है वो वर्दी को शर्मसार कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हरदोई की हैं। जिस पुलिस पर दरअसल जिम्मेदारी है, बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है व्यवस्था को चाक चौबंद रखने की, वो पुलिस वाले इस तरीके से शराब पीकर नशे में चूर होकर वीडियो में नजर आए और वो वीडियो वायरल हो जाए। देखिए इस तरह की स्थिति है। हरदोई की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
और आगरा से अगली खबर। आगरा के अछनेरा थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं ये आपको बताते हैं। ताजा मामला है रायभा गांव का। चोरों ने दिन दहाड़े फास्ट फूड की दुकान में गल्ले पर हाथ साफ किया। हालांकि ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। घटना की सूचना जैसे ही मिली पुलिस को, पुलिस मौके पर पहुंची है। मामला दर्ज भी हो गया है और जांच भी शुरू कर दी गई है। और इधर अगली खबर मेरठ से, जहां जमीनी विवाद में जानलेवा हमले के मामले से हड़कंप का माहौल है। कुछ लोगों ने केयर टेकर नौशाद को पहले चाकू मारा, फिर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की कोशिश की, माफ कीजिएगा। नौशाद को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और ये पूरा मामला जमीनी विवाद का है और वकील मुकेश शर्मा हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। जहां वकील मुकेश शर्मा की हत्या के बाद उसकी बेटियां उनकी जमीन की देखरेख करती हैं, जिसके लिए उन्होंने एक केयर टेकर नौशाद को रखा हुआ है। इन बेटियों का कहना यह है कि वो अपनी जमीन की देखरेख के लिए कमालपुर गांव गई थी, जहां दूसरी पार्टी के लोगों ने उनके केयर टेकर नौशाद पर जानलेवा हमला किया। आरोप इस तरह के भी लगाए जा रहे हैं कि लगातार उनके ऊपर हमले हो रहे हैं और धमकियां लगातार उन्हें मिल रही हैं, जिसकी वजह से वो दहशत में है। हालांकि खबर पुलिस को दे दी गई है, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम अपने खेतों की बुआई जुताई के लिए वहाँ पर गए थे, तो वहाँ पर जो मेरे पापा की हत्या कर दी थी नासिर वगैरह जो वहाँ के मोमडल लोग हैं, उन लोगों ने। तो जैसे ही हम वहाँ पर जाके खड़े होते हैं अपने खेतों पर बुआई के लिए, तो वो लोग हमारे मौके की तलाश में थे। तो हमको वहाँ पर ये बात खटकी, इसीलिए हम अपने घर पहुंचे और हमारा जो केयर टेकर था वो खेत पर ही था, काम कर रहा था। तो इसी चीज को लेकर उन्होंने हमारे केयर टेकर पर हमला किया, गोली मारी और उसको चाकू वगैरह होता है उसी चीज के उसके साथ प्रहार किया। फिर उसके बाद वो हॉस्पिटल चला गया। और जी वहाँ जब हम फिर उसके बाद हम अब यहाँ थाने पर आए हैं, तो थाने में हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और हम जब से हमारे पापा गए हैं, हमारे पापा की हत्या हुई है, तो हम प्रशासन शासन के पास हमारी एप्लीकेशन हम पहुँचते हैं, लेकिन हाँ हमको कोई उससे संतुष्टि नहीं हो पा रही। घटना नौशाद भाई के साथ में, मेरा बड़ा भाई है। तो हम मुकेश पंडित जी का जो मर्डर हुआ था, उनका खेत रेंट पर ले रखा ठेके पे बुआई के लिए। गेहूँ बोए थे इन्होंने, जब भी हमला किया था कुछ लोगों ने। और उसके बाद में आप जो खेत जोतने के लिए आए थे, तो 5-7 लोग 4-5 लोग आए। 2 आगे आए, 2 ने पकड़ के मारे पिटी करी और गोली चलाई, फायरिंग करी और एक गोली गर्दन को छूती हुई निकल गई। कितने लोग थे भैया? वो 4-5 थे, 2 आगे थे, 2 उससे पीछे खड़े थे, एक उसके पीछे था। ये थाना मेडिकल क्षेत्र का गांव कमालपुर है। वहाँ पे आज एक तहरीर आई है कि एक व्यक्ति कुछ खेत में ट्रैक्टर निकालने के ऊपर कुछ झगड़ा हुआ और साथ में कुछ पुरानी रंजिश भी थी। इसको लेकर के कुछ लोगों ने चाकू मारा, पिस्टल से गोली चलाने का भी आरोप उसमें लगाया गया। तहरीर प्राप्त हुई है। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करके वैधानिक कार्रवाई से 817 के आधार पर की। इधर बुलंदशहर के नरसेना थाना क्षेत्र में एक युवक का अवैध तमंचा लहराते हुए फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरें वो आपके सामने हैं जो वायरल हो रही हैं। इस दबंग युवक के कई फोटोज हैं जो सोशल मीडिया पर पहले भी वायरल हो चुके हैं। अवैध तमंचा है जो इस युवक के हाथ में आप देख रहे हैं और इसी को लहराते हुए ये फोटो इन साहब का वायरल हो गया है। अब देखना होगा कि पुलिस किस तरह की कार्रवाई इनके खिलाफ करती है। मेरठ से अगली खबर। एसएसपी प्रभाकर चौधरी की सख्ती के बाद पुलिस ने वाहन चोरों की तलाश शुरू कर दी है। दबिश देना शुरू कर दिया गया है, लेकिन उनके घर पर ताला लटकता हुआ मिला है। मौके से शातिर वाहन चोर फरार हो गए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।